हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर आप लोग के बीच में लेकर आए हुए हैं हिंदी का मॉडल सेट, जो आपका झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जो आप लोग का एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। और उसके बारे में डिटेल जान लीजिए कि ये जो आपका मॉडल सेट आया है किसके द्वारा आया है। ये मॉडल सेट आया है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के झारखंड के द्वारा। ये जो सत्र है 2025-2026 जो आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला उन लोगों के लिए है। ये किनके लिए काम आएगा? क्लास 12th के आर्ट्स वाले लोगों के लिए, साइंस वाले लोगों के लिए और कॉमर्स स्ट्रीम जो लिए हुए कौन किसके लिए? क्लास 12th के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स वाले लोगों के लिए। ये क्या है? हिंदी कोर है। इसका जो समय रहेगा आपका 3 घंटे का रहेगा और कितने मार्क्स का रहेगा? 80 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपका क्या होगा 30 क्वेश्चन आपका बहुविकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपका टोटल इसमें कितना क्वेश्चन रहेगा? 52 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका कितना खंड रहेगा? 4 खंड में रहेगा। पहला खंड में क्या रहेगा आपका 1 से 30 तक आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 विकल्प दिया जाएगा और आपको उसमें एक विकल्प को चयन करना है और आपका मार्क्स उसमें आएगा एक ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स। दूसरा आपका खंड रहेगा 31 से 38 तक, जिसमें क्या रहेगा 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य रहेगा। हर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 2 मार्क्स का। तो पहला आप लोग का क खंड में रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्प, जो आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और वो कितने मार्क्स का रहेगा? 30 मार्क्स का रहेगा। दूसरा खंड में क्या रहेगा कि क्वेश्चन आपका रहेगा 31 से 38 यानी कि आपका 8 क्वेश्चन रहेगा। ख में आपका 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें आपका रहेगा 12 मार्क्स। आगे है खंड 3। खंड 3 में आपका कितना है? 39 से 26 तक, 39 से 46 तक, यानी 7 क्वेश्चन रहेंगे, 7 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें से आपका क्या होगा कि आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें से आपका रहेगा मार्क्स 3 मार्क्स का रहेगा। तो 6 तिया 18 हो गया, तो कितना मार्क्स हो गया? 30 और 30 60। और हमारा आगे होगा खंड घ। खंड घ में क्या है कि आपका क्वेश्चन रहेगा 47 से 52, जिसमें कितना क्वेश्चन रहेगा आपका? 3 2 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन रहेगा आपका घ में, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी है, जिससे आपका होगा 20 मार्क्स। एक क्वेश्चन रहेगा आपका 5 मार्क्स का, तो आपका टोटल कितना हो गया? 20 मार्क्स। आगे देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपका एग्जाम में पैटर्न आएगा। तो पहला आपका जो रहेगा क्या रहेगा? खंड क में अपठित बोध गद्यांश रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा कि आपका एक पैसेज दिया रहेगा, एक गद्यांश दिया रहेगा, जिसमें आपको पढ़ लेना है और उसका आंसर देना है। तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत लोग क्या करते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर ऑप्शन पढ़ते हैं। तो आपको ये पैटर्न नहीं करना है, आपको कुछ अलग करना है। ठीक है, और लोगों का अपेक्षा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ लेना है और क्वेश्चन को नोट कर लेना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में यानी छोटे शब्दों में। तो पहला आपका क्या होगा कि आपका पहला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्या है? अनुच्छेद के अनुसार 21वीं सदी में व्यक्ति की श्रेष्ठता किससे निर्धारित थी? तो आपको यहाँ पे ये छोड़ देना है अनुच्छेद के अनुसार वाला, और आपको क्या लिखना है? 21वीं सदी। ठीक है, इसको भी शॉर्ट में लिखना है। 21वीं सदी में व्यक्ति की श्रेष्ठता, व्यक्ति की श्रेष्ठता, ये हो गया, लिख लिए। बस इतना ही आपको काफी है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कीजिएगा। लेखक ने क्या किया था? आभासी संवाद का कौन सा नकारात्मक प्रभाव बताया था? तो आपको इसमें क्या लिखना है? आभासी संवाद, आभासी संवाद का नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग पैसेज पढ़ेंगे तो हम लोग का आंसर अच्छे से मिल जाएगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर आपका क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका ऑप्शन पढ़ेंगे, तो हमारा कितना बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट कर लेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सीधा एकदम सरसरी निगाहों में देखना है। क्या देखना है? 21वीं सदी में। तो 21वीं सदी में हम लोग देखना है, सबसे पहले देखें यहाँ 20वीं सदी है। ठीक है, 20वीं सदी के बाद ही आएगा हमारा 21वीं सदी। तो आगे देखते हैं कि क्या है। इंटरनेट का आगमन मानते हुए देखिए आ गया 21वीं सदी।
क्या आ गया 21वीं सदी। तो अब हमारा आंसर मिल जाना चाहिए कि क्या है 21वीं सदी में यह धारणा बदल गई कि डिजिटल माध्यम कि सूचना के आसान और मनुष्य के विचार बदल दें। इसका परिणाम यह हुआ कि अब कोई व्यक्ति जानकारी रखने से सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो देखिए आपका क्या आ गया, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, केवल तकनीकी ज्ञान मिलता है नहीं। आगे देखिए दूसरा क्या है, जानकारी का विश्लेषण और उपयोग, नवाचार करने की क्षमता। तो देखिए हमारा आ गया उसमें विश्लेषण उपयोग के साथ नवाचार की क्षमता। तो यह आ गया हमारा आंसर देखिए बी का। तो इसलिए बोलते हैं कि आप लोग पहले क्वेश्चन अगर रीड कर लेते हैं तो आप आंसर अच्छे तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप पूरा पैसेज पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर ऑप्शन पढ़िएगा। आगे देखिए क्या बोला है, लेखक ने आभासी संवाद को कौन सा नकारात्मक प्रभाव बताया। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या था आभासी। देखिए आभासी संवाद यहाँ आ गया। तो आभासी संवाद में क्या प्रकट करना है, मानवीय संवेदनाएं कमजोर होना। तो देखिए आपका तुरंत मिल गया आंसर, ये आंसर बी, मानवीय संवेदनाओं का कमजोर होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोला है, लेखक के अनुसार तकनीकी प्रगति के साथ कौन सा समाज अग्रणी बना हुआ है। तो आप लोग इधर देख लीजिए, क्योंकि आप लोग का तो वहां पे क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा प्रिंटेड, यहाँ पे हमको आगे पीछे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए या तो फिर देख लीजिए। क्या बोला, तकनीकी प्रगति और एक क्या है, गंभीर चुनौती। गंभीर चुनौती। तो देखिए क्या है तकनीकी प्रगति। देखिए हम लोग कहां आगे पढ़ेंगे, तो तकनीकी प्रगति में क्या था, और यहां पर कहां से दिखेगा, ऑप्शन यहां है ना। तो तकनीकी प्रगति के साथ क्या था, नैतिक बोध और सृजनात्मक। हाँ देखिए तकनीकी दक्षता के साथ कौन सा आता है, नैतिक बोध और सृजनात्मक मानवीय संवेदनशीलता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 का सी आंसर, नैतिक बोध और सृजनात्मक संवेदनशीलता। आगे हमारा है कि अनुच्छेद बताइए गंभीर चुनौती कौन सा है। तो गंभीर चुनौती देखते हैं हम लोग, गंभीर चुनौती क्या है। मानवीय सोच बदल रहा है जिसका, देखिए यहां पे क्या है, समस्या समाधान और नैतिक मूल्यों पर केंद्रित है, जो क्या करता है, कार्य कुशलता को बढ़ाता है और विनिमय तरीके से बदल जाता है। यह परिणाम है कि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं रहता है और सत्य और असत्य को पहचानना कठिन होता है। देखिए यहां पे आपका है सूचनाओं के बाद, ये देखिए सत्य और असत्य में पहचानना कठिन हो गया है। तो देखिए आपका कहां पे है, ये आंसर हो गया, सत्य और असत्य में भेद करना कठिन हो गया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक आपका पद्यांश रहेगा, जो आपका कोई कविता उठा के रहेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इसमें आप लोग नहीं भी लिखिएगा क्वेश्चन तो आप लोग के लिए इजी ही रहेगा। पहला क्या हम लोग पढ़ लेंगे कि उस रात आसमान को एकटक ताकते हुए वह जमीन पर अपने बच्चों और पति के साथ लेटी हुई थी। उसने देखा आसमान स्थिर शांत और सूनेपन से भरा था। वह कुछ सोचकर अपनी चूड़ियां बालियां बिंदी थोड़ा सा काजल उसके बदन में टोक आई और आसमान पहले से ज्यादा सुंदर आ गया। तो आसमान का प्रारंभिक रूप कैसा बताया है, आसमान का प्रारंभिक रूप कैसा बताया है, देखिए यहाँ पे स्थिर शांत, और देखिए आसमान देखा स्थिर शांत और सूनेपन से भरा। तो क्या हो जाएगा, बी होगा हमारा आंसर। ठीक है, क्या होगा, बी होगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि पद्यांश में औरत द्वारा आसमान सजाने की क्रिया का सांकेतिक अर्थ क्या है। मतलब क्या कह सकता है कि आसमान को सजाने का मतलब क्या कह रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा कि जीवन में अपने सौंदर्य को बढ़ाना। किसको, जीवन में अपने सौंदर्य को बढ़ाना। स्थिर शांत और सूनेपन भरा आसमान किस मानसिक स्थिति को प्रतीत होता है, किस मानसिक होता है। यानी कि आपको समझना है कि जो स्थिर है, शांत है और सूनापन है, तो उसका मानसिक स्थिति कैसा होगा। तो वो क्या होगा कि हमारा उत्साह और उमंग होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको इसमें कुछ अपने से भी दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्यांश में औरत का भाव कैसा है। तो पद्यांश में औरत का भाव कैसा है, पद्यांश में औरत का भाव कैसा था, सृजनात्मक और संवेदनशीलता। ठीक है, आगे आप लोग देखिए कि आपका जो कहानी से है वो आपका है। तो आपका पहला है, भारत का पहला छापा खाना कहां लगाया गया था। भारत में जो छापा खाना था वो सबसे पहले कहां लगाया गया था।
तो कहां था? दिल्ली एक नंबर में है आपका, ए में, बी में है सूरत, सी में है कानपुर और डी में है गोवा। तो कहां लगाया गया था? सबसे पहले गोवा में लगाया गया था। कहां लगाया गया था? गोवा में। जो छापा खाना, भारत का जो पहला छापा खाना था जहां पे छपाई होता था, उसका पहला जगह था गोवा। दूसरा है कि संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को क्या कहते हैं? जो संचार प्रक्रिया में जो बाधा आता है उसको क्या कहा जाता है? त्रुटि कहा जाता है, रुकावट कहा जाता है, आवाज कहा जाता है या शोर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको? जो संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। आगे देखिए पीटीआई क्या है? पीटीआई आपका क्या है? तो उसके बारे में समाचार एजेंसी, गुप्तचर विभाग, पुलिस और साहित्यिक मंच। तो ये क्या है? पीटीआई हमारा होता है कि आपका जो ये प्रेस समाचार एजेंसी है। पीटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। हो सकता है कि आपका पीटीआई का फुल फॉर्म भी पूछ दे। तो ये क्या है? एक समाचार एजेंसी है। पीटीआई जो है एक समाचार एजेंसी है। भारत में पहली बोलती फिल्म का क्या नाम था? जो भारत में बोलती फिल्म था उसका क्या नाम था? तो आपका ऑप्शन में है ए आलम आरा, बी है आपका हिंदुस्तानी, सी है हम लोग और डी है बुनियाद। तो भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म का नाम था आलम आरा। क्या नाम था? आलम आरा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है स्टिंग ऑपरेशन किस तरह की पत्रकारिता है? तो स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है? खोज परख पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता और फोटो पत्रकारिता। तो क्या होता है ये कि आपका ये खोज परख होता है। स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है कि मान के चलिए कोई इंसान है यानी कोई ऑफिसर है तो आपसे क्या मांग रहा है? रिश्वत मांग रहा है। तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपका प्रेस वाला लोग स्टिंग ऑपरेशन करेगा। ठीक है, जो आपका खोज परख पत्रकारिता करेगा, जो आपका सच्चाई को लाने के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, समाचार लेखन में ककार कहां, कब, कैसे, कौन, किस लेखन में उपयोगी होता है? जब भी हम लोग समाचार लेखन लिखते हैं तो 6 ककार होता है। क्या होता है? याद रखिएगा आप लोग का 6 ककार होता है कि कोई भी समाचार लिखने के लिए क्या होता है? सबसे पहले कब का समाचार लिखा जा रहा है, कहां लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है। तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर? समाचार लेखन में जब भी समाचार लेखन होगा तो उसमें क्या होगा कि कब का वो समाचार है, कहां का से वो है, कैसे है, क्या है, तो उन सब के बारे में समाचार लेखन में लिखा जाता है। अखबार की आवाज किसे माना जाता है? तो अखबार का जो आवाज होता है वो किसे माना जाता है? आलेख को माना जाता है, फीचर को माना जाता है, संपादकीय को माना जाता है या पत्र लेखन को? तो अखबार की आवाज किसको माना जाता है? संपादकीय को। ठीक है, किसको माना जाता है? संपादकीय को। आगे देखिए इंटरनेट पत्रकारिता के नकारात्मक पहलू कौन कौन से होते हैं? पहला दिया हुआ अश्लीलता, दूसरा दिया हुआ महंगी तकनीक, तीसरा दिया हुआ गलत प्रचार और डी में दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो जो इंटरनेट में पत्रकारिता होता है, जैसे आप लोग देखते हैं कि इंटरनेट में आपका न्यूज आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ भी आपका आदमी लोग कर देता है। अश्लीलता तो फैलाता ही है, गंदे गंदे फोटो वीडियो डाल देता है। साथ ही साथ क्या होता है? महंगी तकनीक भी हो जाती है। साथ ही साथ क्या होता है? गलत प्रचार देता है, कोई भी चीज रियलिटी नहीं देता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पाठ्य पुस्तक से आपका जो किताब है उससे एक कहानी लिया गया है, तो आपका उस कहानी का आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोलता है कि गद्यांश में मन बंद होने का क्या अर्थ होता है? जो आप लोग को बताएं उसी तरीके से करना है। तो मन बंद होने का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। मन बंद होने का, तो मन बंद होने का क्या होता है? इच्छाओं का समाप्त हो जाना। क्या होता है? इच्छाओं का समाप्त हो जाना। आगे देखिए इसमें शून्य होने का अधिकार लेखक किसे देता है? शून्य होने का अधिकार लेखक किसे देता है? पहला योगी को, दूसरा तपस्वी को, तीसरा परमात्मा को और चौथा विद्वान को। तो शून्य होने का अधिकार लेखक परमात्मा को देता है। किसको देता है? परमात्मा को। लेखक के अनुसार क्या झूठ है? पहला आपका दिया हुआ है मनुष्य द्वारा अपनी सभी इच्छाओं का निरोध कर लेने की बात। दूसरा है मनुष्य द्वारा अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लेने की बात। तीसरा है मनुष्य द्वारा अपने सभी भोग विलास का निरोध कर लेने की बात। और डी में है मनुष्य द्वारा भी अपनी सभी इच्छाओं को स्वीकार कर लेने की बात। तो हमारा आंसर हो जाएगा मनुष्य द्वारा सभी इच्छाओं के निरोध करने के बाद।
क्या होता है कि मनुष्य कभी कहता है कि उसका इच्छा का विरोध करता है? क्या मनुष्य कभी अपना इच्छा मार देता है? बहुत कम ही ऐसा लोग होता है। मन अखिल है खुद कुल नहीं, इस कथन का निहितार्थ क्या है? मन ही जीवन का केंद्र है, मन ही को मनमानी की छूट नहीं होती, मन स्वतंत्र है और मन सब कुछ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मन को मनमानी करने की छूट नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मन को मनमानी करने की छूट नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रात नभ बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा चौका, अभी गीला पड़ा है बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से, जैसे धुल गई स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलदी हो, किसी ने नील जल में या किसी और गौर झिल मिलाए, जैसे हिल जा रही है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग आंसर करते हैं। जब टूटता हुआ इस उषा का अब सूर्योदय हो गया। तो रात का लिखा हुआ चौका किसको व्यक्त करता है? परंपरा को, पवित्रता को, नम्रता को और दयालुता को। तो क्या होगा आपका? हमारा आंसर हो जाएगा पवित्रता को। राख से जो लिपा हुआ होता है ना चौका, वो क्या करता है? पवित्रता को दर्शाता है। शंख जैसे कौन सा अलंकार है? शंख में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है आप लोग का बताइएगा। 21 में आपका होगा आंसर उपमा अलंकार होता है। शंख जैसे, कैसे? शंख जैसे, तो इसमें क्या होता है? उपमा अलंकार। नील जैसे हिल रही है, कौन सा अलंकार है? तो यानी कि कौन सा अलंकार होगा? नील जैसे हिल रही है, तो हमारा अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हमारा इसमें नील जल हिल रही हो, तो क्या हो जाएगा हमारा? उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे उषा का जादू कब टूटता है? तो देखिए उषा का जादू अब सूर्योदय हो रहा है, जब सूर्योदय का उदय होता है। कब होता है? जब सूर्योदय का उदय होता है। देखिए यहाँ पे जब सूर्योदय हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं भक्तिन का गौना, जो आपका कहानी है भक्तिन वाला, उसमें आपका गौना, भक्तिन का गौना कब हुआ था? कितने वर्ष में? तो बताइए आप लोग कितने वर्ष में हुआ था? 5 वर्ष में, 7 वर्ष में, 8 वर्ष में या 9 वर्ष में? तो भक्तिन का जो गौना हुआ था, यानी कि उसका विदाई जब हुआ था मायके से, तो कब हुआ था? 9 वर्ष के उम्र में। आगे देखिए चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? जो आपका कहानी है चांद सिंह वाला के गुरु का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है सूरज सिंह, दूसरा है बादल सिंह, तीसरा है गौरा सिंह और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इनके का क्या था? इनका गुरु का नाम बादल सिंह था। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? बादल सिंह। आगे बढ़ते हैं। बादल राग कविता में बादलों की अधीरता से कौन बुला रहा है? पहला कृषक, दूसरा मजदूर, तीसरा बालक और चौथा है पौधे। तो बादल राग कविता में किसको बुला रहा हो? किसको जरूरत है? बादल मतलब पानी की आवश्यकता किसको है? तो किसको है? कृषक को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कृषक को। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? जो पतंग जो कविता है उसमें जो आपका कपास है किसका प्रतीक है? तो पहला आपका है प्रकाश, दूसरा है आपका कोमलता, तीसरा है आपका सफेदी और चौथा आपका है शांति। तो क्या है? प्रकाश पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? तो आपका प्रतीक है कोमलता का। कपास किसका प्रतीक है? कोमलता का। आगे सिल्वर वेडिंग शादी कौन सा साल होता है? जो सिल्वर वेडिंग होता है इंसान लोग का शादी का, वो कौन सा साल में होता है? तो आपका कौन से साल में होता है? 50 साल में, 25 साल में, 23 साल में या 25 साल में? तो आपका जो सिल्वर वेडिंग होता है वो होता है आपका 25 साल में। जब इंसान का शादी हुए 25 साल हो जाता है तो इंसान क्या मनाता है? सिल्वर वेडिंग मनाता है। अब लोग आगे देखिएगा जूझ कहानी, एक आपका क्लास 12th में हिंदी कोर में आप चैप्टर है जूझ कहानी, जिसमें क्या है? मराठी उपन्यास से ली गई है। ये किस मराठी उपन्यास से ली गई है? तो पहला है आपका झोबी, दूसरा है आपका बिट्टी, तीसरा है आपका कादम्बरी और चौथा आपका है गोदान। तो ये जो जूझ कहानी लिया गया है वो झोबी मराठी उपन्यास से लिया गया है। किससे? झोबी मराठी उपन्यास से। ठीक है, तो ये क्या करना है? ये आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपका। देखिए आप लोग पूरा दिखा देते हैं आप लोग को। इसमें से आपको कितना क्वेश्चन लिखना है कि कोई आपको 6 क्वेश्चन लिखना है, जिसमें क्या है? ये 2 मार्क्स का रहेगा। तो क्या था कि बात की चूड़ी मर जाना का क्या अर्थ है? तो आप लोग कहानी डिटेल से पढ़िएगा। आगे देखिए क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है? ये भी है क्वेश्चन। आगे है आपका आलोक धनिया और हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाएं लिखें।
आगे क्या है, रावण के अभिमान भरे वचन सुनकर कुंभकर्ण ने क्या कहा, पैसे की व्यंग। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है, सब्जेक्टिव में। आगे दिखा देते हैं आप लोगों को क्वेश्चन। सिल्वर वेडिंग कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, ये आपको कहानी से है। आगे देखिए, जन्म से आपका लघु उत्तर भी, जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास का क्या संबंध बन जाता है। तो आप लोग को अच्छे से बुक पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद आपका ये ग्रामर सेक्शन का है कि क्या लिखना है, कि आप लोग को एक बिजली व्यवस्था जो है गड़बड़ा गया है, ठीक है, उसको दुरुस्त करने के लिए क्या करना है, अपना एक पत्र लिखना है। टेलीविजन में प्रसारित होने वाले समाचार प्रकारों का उल्लेख करना है। आगे क्या है, जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन है, और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खूबियां। और एक क्वेश्चन होगा, हाँ, ये आपका रहेगा, एक वाक्य का रहेगा, काव्य सौंदर्य इसका लिखना है, ठीक है। तो आप अगर इधर ये सब कर लिए रहेंगे तो इधर आपको जरूरत तो नहीं भी पड़ेगा। अगर इसमें लिखते हैं तो आप 4 ही क्वेश्चन लिखना है, बदलते सामाजिक रीति रिवाज और अंतरिक्ष में विषय। तो ये आप लोग को 3 ही क्वेश्चन लिखना है, किन्हीं 3 ही प्रश्न का आंसर देखें, ठीक है। लिखा हुआ 3 और आंसर देना है 4, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग का हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आता रहेगा। अभी तो ये आपका मॉडल सेट था जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। आगे आप लोग का हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका जो लेटर राइटिंग है और आपका पैसेज है वो सब भी कराया जाएगा। और हम लोग का जो क्रैश कोर्स है वो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। आप फिर से मिलेंगे आपका एक नए मॉडल सेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।